दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में भारतीय सेना शुमार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जाबाज सैनिक, आधुनिक तकनीक वाले हथियार और मिसाइलें। ये हथियार जल, थल, नभ कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। यही कारण है कि इंडियन आर्मी से दुश्मन जो है वो कांपते हैं। सेना को अपग्रेड करने और पावरफुल बनाने के लिए हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च किया जाता है। भारतीय सेना के हथियारों में मिसाइल, देसी बोफोर्स, धनुष गन, पिनाका रॉकेट, हेलिना मिसाइल, स्वदेशी ATAGS गन और आकाश मिसाइल शामिल है। ये तमाम स्वदेशी विदेशी हथियार भारतीय सेना को सर्वशक्तिमान बनाते हैं। इतना ही नहीं, सरकार की लगातार कोशिश रहती है कि सेना को आत्मनिर्भर बनाया जाए। फोकस इस बात पर है कि सेना में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर जो हथियार है वो हमारे देश में ही निर्मित हो, यानी कि वो स्वदेशी हो। DRDO ने इस काम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। आज सेना के तीनों अंगों के पास कई ऐसे मारक स्वदेशी हथियार हैं जिनकी डिमांड विदेशों में भी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना सर्वशक्तिमान है और स्वदेशी मारक हथियारों पर फोकस रहा है लगातार। और इधर देश के दुश्मनों से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है और इसी के तहत अब एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। वायुसेना ने रुद्रम के अधिग्रहण के लिए सरकार के पास 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव भेजा है। कितनी भी तैयारी कर ले दुश्मन, भारत का ये हथियार हर प्लान को करेगा फेल। चीन पाक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब वायुसेना का नया मारक चक्रव्यूह प्लान है तैयार। आवाज से दुगनी स्पीड और बंद पड़े रडार सिस्टम को खोजकर खत्म करने में सक्षम भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। भारत ने दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को हवा में ही खत्म करने वाले हथियार को तैयार कर लिया है, लिहाजा अब इसे अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। भारतीय वायुसेना ने रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के लिए सरकार के सामने 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव दिया है। दरअसल दुश्मनों के हर चुनौतियों का माकूल जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। इस रणनीति के तहत अब भारतीय वायुसेना रुद्रम को अपने तर्कश में शामिल करना चाहती है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के इस अधिग्रहण के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय अब जल्द फैसला लेगी। रुद्रम मिसाइल अपने आप में बेहद खास है। ये दुश्मन के रडार लोकेशन को खोजकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को DRDO ने तैयार किया है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 लड़ाकू विमान से इस मिसाइल की टेस्टिंग पहले ही कर चुकी है। ये युद्ध के दौरान दुश्मन के रडार को हमले से पहले ही नष्ट करने में सक्षम है। रडार सिस्टम के नष्ट होने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में आसानी होगी। रुद्रम मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने की अद्भुत क्षमता के साथ विकसित किया गया है। ये ऐसी स्थिति में भी रडार को ट्रैक कर सकती है जब वो काम नहीं कर रहा हो या बंद हो। इस मिसाइल की गति आवाज की स्पीड से भी 2 गुनी है। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस एंटी रेडिएशन मिसाइल में एक होमिंग हेड लगाया गया है, जो एक बहुत बड़े इलाके में रेडिएशन के सोर्स को ट्रैक कर सकता है। यह न केवल लॉन्च से पहले बल्कि लॉन्च के बाद भी टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। जाहिर है इस मिसाइल के सेना में शामिल करने पर इंडियन एयरफोर्स को बड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि ये एयरफोर्स को स्वदेशी हथियार प्रणाली के साथ भविष्य के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने में कारगर मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए अब आपको देते हैं एक शानदार खबर। तो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को और मजबूत करने को लेकर काम जो है वो लगातार जारी है। दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और जंगी जहाज जो है वो शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्राइव के दूसरे जहाज को लॉन्च किया गया है। ये जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय भी बचाव करने में सक्षम है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस ससंठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। नौसेना के बेड़े में एक और बाहुबली। नेवी को मिल गया लहरों पर सवार समंदर का नया महायोद्धा। अत्याधुनिक तकनीक और ताकत का बेमिसाल संगम। नाम है यार्ड 12705 मोरमुगांव। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के जवानों की निगाहों से बच नहीं सकता। टारगेट लॉक और दुश्मन का खेल खत्म। समंदर में भारतीय नौसेना की ऐसी ताकत को और दमदार बनाने के लिए यार्ड 12705 मोरमुगांव अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। मझगांव डॉकयार्ड में प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के दूसरे जहाज को नौसेना को सौंप दिया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद है। स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, 76 mm की सुपर रैपिड गन माउंट भी। यार्ड 12705 मोरमुगांव की लंबाई 163 मीटर है और चौड़ाई 17 मीटर। इसकी अधिकतम स्पीड 30 समुद्री मील है। मतलब ये कि अब इंडियन नेवी से समंदर का एक और शहंशाह जुड़ गया है, जिसकी ताकत बेमिसाल है। जाहिर है कि दुश्मन हिंदुस्तान के समुद्री सरहद के आसपास भी नहीं फटक सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो पल भर में उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत की इस नई ताकत के बारे में तो आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मां गुहार लगा रही है, अपील कर रही है कि उसके 22 महीने की मासूम बच्ची को जर्मनी से हिंदुस्तान वापस लाने में मदद करें। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हम लोग ने बच्चे को वापस लाने के लिए बच्चे को कोई उसके एक्सटेंडेड फैमिली में दिया जाए, वो रिक्वेस्ट करके कोई दरवाजा बाकी नहीं रखा होगा। ये एक माँ की तड़प है। मोदी जी ही इसे वापस ला सकते हैं। इस नन्ही सी गुड़िया को, वो अनाथों की जिंदगी से सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं। ये एक माँ की गुहार है, जिद है, विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। भरोसा है कि पीएम मोदी के दखल देने से उसकी 22 महीने की बच्ची अरिहा जर्मनी से वापस हिंदुस्तान लौट आएगी। छोटी सी बच्ची है, वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसे इंडिया आने का हक है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है कि उसको फॉरेन सरकार जबरन रखे। तो उसे अपने देश, अपने परिवारजनों के पास कानूनी तौर पर उसका हक है कि वो आया जाए, पर उसकी आवाज के लिए, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। तो बस मोदी जी ही है जो उसके लिए बोल सकते हैं और वो बच्चे को अपना हक दिलवा सकते हैं। मासूम अरिहा पिछले 14 महीनों से बिना माँ बाप के जर्मनी में रह रही है। दावा है कि उनकी बेटी फिलहाल किसी ईसाई परिवार के पास है। बेटी की वापसी को लेकर चल रहे कानूनी लड़ाई के बीच अहिरा की मां सियासतदानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए गुजरात के इस बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। मुझे जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलता, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता, बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ। सीएम ऑफिस हम गए थे तो बहुत टाइम हो गया, उन्होंने लेटर भी लिखा विदेश मंत्रालय में। हम कंटिन्यूसली अभी विदेश मंत्रालय से भी कांटेक्ट में हैं। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। भाई 14 महीने हो गए। मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है। अहिरा के पिता वर्क वीजा पर जर्मनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे।
जर्मनी प्रशासन ने अहिरा के माता पिता पर उनके बच्चे का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसे अपनी कस्टडी में ले लिया था। बच्चे को दादी से गलती से चोट लग गई थी प्राइवेट पार्ट में। हम लोग उसको डॉक्टर के पास तुरंत लेके गए थे। डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, और भेज दिया। फिर 2-3 दिन बाद हम जब फॉलोअप चेकअप के लिए गए, बच्चे एकदम ठीक थी। उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया और चाइल्ड सर्विसेज उनको अरिया को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया और हम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का। मामले की सुनवाई में सालों लग सकते हैं। मासूम अरिहा की मां की सारी उम्मीदें अब प्रधानमंत्री पर टिकी हुई हैं। मोदी जी ही है जो बच्चे की मदद कर सकते, उसके अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं है। तो आपने सुना, वो यहीं पर बैठी रहेगी दिन रात जब तक उनको एक आश्वासन ना मिले कि कब उनकी बेटी वापस आ सकती है, कोई पहल उसके लेकर हो सके। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, गांधीनगर। तो चलिए अब आगे बात मौसम की कर लेते हैं। तो शिमला में इन दिनों मौसम जो है वो गुलजार है। यही नतीजा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग की शुरुआत हो गई है। भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे होटल मालिकों और कारोबारियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। ये घुड़सवारी, ये चहलकदमी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का नतीजा है, जिसके बाद लगातार सैलानी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ परिवार के साथ तो कुछ दोस्तों के साथ हर कोई इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। शिमला की बात करें तो यहाँ हमारी जो ऑक्यूपेंसी है, हम अपने होटल की बात करें तो अभी 1995 की परसेंटेज जा रही है। और अभी जो दिसंबर का जो सीजन आगे आना है उसके लिए हमारा अभी से ही एडवांस बुकिंग जो है वो 70% के करीब आ चुकी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देहरा के होटलों की एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। सैलानियों को लुभाने के लिए एडवांस बुकिंग पर 20 से 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस बार जो है बर्फबारी भी कुछ ज्यादा आसार होने के चांसेस है और अब कारोबार बढ़ने के भी अभी जो भी है वो संभावना ज्यादा है। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार को फिर नई रफ्तार मिलेगी और इन स्थानीय कारोबारियों के चेहरे की रंगत इस मौसम की तरह हसीन होगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। तो शिमला की रौनक तो आपको दिखा दी है। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां के सेपा शहर में एक अनोखी पहल की गई है। यहां पर पुरानी परंपराओं को बचाने और उन्हें संजोने के लिए खास तरह का स्कूल शुरू किया गया है, जो कि राज्य सरकार की मदद से संचालित हो रहा है। स्कूल में न सिर्फ विरासत को सहेजने की कोशिश है, बल्कि पढ़ाई के आधुनिक तरीकों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। परंपरा यानी हमारे अतीत का विरासत, या फिर यूं कहें कि हमारे सामाजिक विरासत का वो अहम हिस्सा जो जिंदगी को रोशनी से भर देता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिसकी मौजूदगी हमें जिंदा रहने का एहसास कराती रहती है। अरुणाचल प्रदेश के सिप्पा शहर के एक गांव में ऐसी ही एक परंपरा को बचाने और विरासत को सहेजने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हैं रेंग गांव के एक गुरुकुल की, जिसका नाम है न्यूबू न्योगाम यरको।
इस गुरुकुल के नाम में ही इसका मकसद छिपा है। न्योगु का हिंदी मतलब होता है पुजारी, न्योगाम मतलब बुद्धि और ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, यरको यानी सीखने की संस्था। हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सेपा में हैं, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, और आप देख सकते हैं ये एक गुरुकुल की तरह ये एक विद्यालय है। यहाँ के बच्चे ट्रेडिशनल जो हेयर स्टाइल है, निशी समाज में इस हेयर को यहाँ पे जो डाला जाता था, ये पहले जमाने से पूर्वजों से ये चलते आ रहा है। आप देख सकते हैं 90 से ज्यादा यहाँ बच्चे गुरुकुल की तरह यहाँ ये पढ़ाई करते हैं, और सेपा जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है उससे भी ऊपर जाके ये एक गुरुकुल की तरह एक विद्यालय है। इस गुरुकुल में सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती, बल्कि परंपरा, विरासत और सदियों पुराने रीति रिवाजों को संयोजा जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसे जिंदा रखें। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उपजातियां बसती हैं। 50 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ज्यादातर जनजातियों की अपनी अलग अलग बोली है और अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसे में ये गुरुकुल खत्म होती जा रही उस विरासत को जिंदा रखने की पहल है। चलते हमारा अपना भाषा भूलते जा रहा है, तो हम लोग ये भाषा को मरने नहीं देना चाहता है। इसलिए हम लोग ये न्यू न्योगाम यरको ये एक इंस्टीट्यूशन है, मिशन मूड में हम लोग सीनियर्स लोग डिस्कस करके ये हमारा सोशल लाइफ पहले में कैसा था वो बाहर ये बिगड़ रहा है, हमारा सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा था, वो अभी आजकल चला जा रहा है। इसलिए इसको मरने नहीं देना है। तो ऐसे करके हमारा अपना रूट जो है जो गायब होने वाला था, इसलिए हम लोग बिफोर उससे पहले हम लोग ऑन टाइम हम लोग जाग गया। यहाँ विरासत की खुशबू तो है, साथ में आधुनिकता का सवेरा भी है। पुरानी सभ्यता और साहित्य को संयोने की जद्दोजहद है, तो तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदमताल करने की जिद भी है। This is blended with both traditional and modern education system. Modern in the sense the syllabus is the teaching is being taught based on the syllabus being framed by the NCERT affiliated to the CBSE board. And in traditional language we introduce Nisi languages, Nisi language completely teaching about the Nisi language, script, pronunciation, vowels. Then Nisi folklore, Nisi folk tales, Nisi traditional art and craft, Nisi traditional game and sport, Nisi philosophy, Nisi wisdom, Nisi way of culture. परंपराओं की ये भूमि महान है। भारत में ऐसी ही कई परंपराएं हैं, ऐसी ही सभ्यताएं हैं, जो वक्त के साथ खत्म होती जा रही है। ये गुरुकुल उस विरासत को संजोने की कोशिश है। युवराज मेहता, सेप्पा, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे आप उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां जब इलाके के डीएम एक स्कूल पहुंचे तो वहां शुरू हो गई डीएम सर की क्लास, और क्लासरूम में डीएम साहब ने बच्चों से सवाल जवाब करने के साथ ही स्कूल का निरीक्षण भी किया। देखिए। ये है मथुरा का अल्लापुर प्राइमरी स्कूल, जहां चल रही है डीएम सर की क्लास। क्लासरूम पहुंचे तो हाथ में चौक लेकर मोर्चा संभाल लिया। पहले बच्चों से चित्र बनवाया और फिर खुद बोर्ड पर बच्चों को जिंदगी का फलसफा बयां करना शुरू कर दिया। हो गया ना? और क्या लिखोगे? जा से जहाज, जा लिखो। डीएम साहब ने बच्चों को सुना भी, उनसे सवाल जवाब भी किए और उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। दरअसल स्कूलों के निरीक्षण के दौरान मथुरा के डीएम पुलकित खरे अल्लापुर प्राइमरी स्कूल पहुंचे, स्कूल की टीचर्स से पढ़ाने के तरीके पर चर्चा की और फिर एक एक कर बच्चों से भी सवाल जवाब किए। जनपद में सभी अधिकारियों द्वारा स्कूल और आंगनवाड़ी गोद लिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि जब ये अधिकारी हर माह इस स्कूल और आंगनवाड़ी का निरीक्षण करेंगे तो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं भी ठीक कराएंगे और बच्चों के विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी उन तक पहुँचेंगी। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा अपने स्कूल, गोद लिए हुए स्कूल और आंगनवाड़ी का निरीक्षण करा गया। वहाँ पे जाके देखा गया कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से हो रही है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी क्या स्थिति है।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की भी जानकारी ली। इसके अलावा दूसरी सुविधाओं का भी ब्यौरा मांगा। जरूरी हिदायतों के साथ ही स्कूल की कमियों को जल्द दूर करने के जरूरी निर्देश भी दिए। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं ऐसी शादी की जहां एक साथ 3003 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। दरअसल गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में एक ही पंडाल के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्म के जोड़ों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। देखिए इस रिपोर्ट में। मौका है शुभ विवाह का। मौका है जीवन के नए पथ पर जोड़ों के कदम बढ़ाने का। कहीं वैदिक मंत्रोच्चार तो कहीं निकाह का कबूलनामा। मंत्रों की गूंज और कबूल है की आवाज के बीच एक दो नहीं बल्कि पूरे 3003 जोड़े एक दूसरे के हो गए। तस्वीरें गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में हो रहे एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम की हैं, जहां एक ही पंडाल के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्म के सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों की बेटियों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। हिंदू रीति रिवाजों से 1850 बेटियां विवाह के बंधन में बंधी। मुस्लिम रिवाज से 1147 बेटियों ने निकाह पढ़ा, तो वहीं 3 बेटियों की सिख और 3 की बौद्ध धर्म के हिसाब से शादी हुई। इस सामूहिक विवाह समारोह में गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह, यूपी के मंत्री अनिल राजभर समेत 30,000 लोग शामिल हुए। एक साथ 3003 जोड़े गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का अद्भुत नजारा आज यहाँ गाजियाबाद की धरती पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में आज यहाँ आप सब लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। सबको पहले 10,000 रुपए इनके अकाउंट में जाते हैं शादी से पहले, और बाद में 65,000 रुपए अगले 3 दिन के अंदर इनके पास पहुंच जाते हैं, ताकि इनकी सब जरूरतों की देखभाल हो सके। आज के दिन जो इनके साथ 10-10 लोग आते हैं, घराती और वराती, उनके खाने का भी पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। इनके कपड़ों का भी बंदोबस्त होता, ताकि हर तरीके से इनको ऐसा ना लगे कि गरीब होने के कारण इनकी शादी या श्रमिक होने के कारण इनकी शादी ठीक रहती है। सर्वधर्म संभाव की मूल भावना के साथ ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम यूपी सरकार के सहयोग की देन है। सरकार कन्या विवाह सहायता योजना के तहत बिना किसी धार्मिक भेदभाव के इन श्रमिकों को समान रूप से 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, ताकि बेटी की शादी का सपना देख रहा हर गरीब पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर पाए। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ गुड न्यूज टुडे।